गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। देख रहे हैं आप कर्तव्य पथ है। ये कर्तव्य पथ जो कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर गवाह बनता है भारत के शौर्य और साहस का। तो दिल्ली के दिल यहाँ पर हम मौजूद है फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन लेकर, जिसमें देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हम आगे आपको दिखाएंगे। हर रोज की तरह इस बुलेटिन को आपने देख लिया तो कोई भी खबर आपसे मिस नहीं होगी। तो अगले 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ। और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर देखिए गहमा गहमी बहुत बढ़ चुकी है। तमाम पार्टियां मीटिंग कर रही हैं, बैठकों का दौर जारी है। और बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक हुई है। देर रात चली बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने और साथ ही उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उम्मीदवारों के नाम पर मंथन एक बार फिर से किया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां देखिए लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के कोर ग्रुप की अहम बैठक हुई। देर रात चली बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, चार नड्डा ने उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया। यूपी की बाकी 24 सीटों को लेकर यह चर्चा हुई। गठबंधन दलों को दी जाने वाली सीटों पर भी चर्चा की गई। तो ब्रेकिंग न्यूज, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र पर भी मंथन हुआ। किसी भी वक्त इसका मतलब है बीजेपी की जो तीसरी लिस्ट है उम्मीदवारों की, अब वो इस मंथन के बाद सामने आ सकती है। 2 लिस्ट जारी हो चुकी है उम्मीदवारों की, तीसरी लिस्ट अब बीजेपी की कभी भी जारी हो सकती है। मंथन इस पर हो चुका है, नामों पर मुहर लग चुकी है। ऐसे ही जेल में बंद समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा है। जी हां, रामपुर के डूंगरपुर केस में एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई है। तो पहले से ही मुश्किलों में घिरे आजम खान और भी ज्यादा मुसीबतों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ये मामला दरअसल साल 2019 का है। रामपुर की डूंगरपुर बस्ती में प्राइवेट जमीन पर कब्जा करने के लिए आरोपियों ने जमकर बवाल किया था। आजम खान पर इस मामले में आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगा था और इसी मामले को लेकर एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई है। इधर इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सोमवार को एक बार फिर बरेली पुलिस तौकीर के घर पहुंची और गैर जमानती वारंट का जो नोटिस था वो चस्पा कर दिया। तो चलिए आपको ये भी बताते हैं कि कौन सा वो मामला है जिसमें ये नोटिस चस्पा किया गया है और किन किन मामलों में तौकीर रजा चर्चा में रहे और अगर आज पेश नहीं होते हैं तो उन पर क्या एक्शन लिया जा सकता है। यूपी पुलिस को मौलाना तौकीर रजा की तलाश है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। तौकीर रजा के घर पुलिस ने गैर जमानती वारंट का नोटिस चस्पा किया है। नोटिस में कहा गया कि अगर आज यानी 19 मार्च को मौलाना कोर्ट में पेश नहीं होंगे तो उनकी संपत्ति की कुर्की की जाएगी। दंगों के केस में सुनवाई के दौरान मौलाना के कोर्ट में लगातार गैर हाजिर रहने पर कोर्ट ने एनडीडब्ल्यू का नोटिस जारी किया है। साथ ही आज पेश होने का आदेश भी दिया है। मौलाना तौकीर रजा कई दिनों से फरार हैं। पुलिस की कई टीमें पश्चिम बंगाल, अजमेर, हैदराबाद, दिल्ली और लखनऊ में छापेमारी कर रही है। आईएमसी पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर तौकीर रजा साल 2010 में हुए दंगे के आरोपी हैं। इसी मामले में कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। 2010 दंगे का पूरा मामला क्या है ये भी समझ लीजिए। 2 मार्च 2010 को होली बारात का जुलूस निकला जाना था। हालांकि दोनों जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकाले गए, लेकिन आरोप है कि तौकीर रजा ने एक समूह के बीच भड़काऊ बयान दिया, जिसके बाद कुतुबखाने से प्रेमनगर के कोहाड़ा पीर बाजार तक दंगे भड़क गए। आपको बता दें कि तौकीर रजा ने हल्द्वानी हिंसा को लेकर भी भड़काऊ बयान दिया था। और अगली खबर आपको जामनगर से बताते हैं, जहां नगर निगम ने हिस्ट्री शीटर रज्जाक साइचा से जुड़ी अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर एक्शन लिया है। भारी संख्या में पुलिस बल वहां पर पहुंची और पुलिस बल की मौजूदगी में ये बुलडोजर एक्शन किया गया। बताया जा रहा है जामनगर के बेदी रोड इलाके में रज्जाक साइचा के 6 अवैध तरीके से बनाए हुए जो अवैध निर्माण थे उसे ढहा दिया गया। पिछले दिनों एक वकील की हत्या में रज्जाक साइचा के गैंग का हाथ होने के खुलासे के बाद नगर निगम ने ये बड़ी कार्रवाई की और ये तस्वीरें भी आप देखिए। दिल दहला देने वाली जो अगली खबर है वो साउथ मुंबई से सामने आ रही है, जहां एक शख्स ने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन जो तरीका उसने अपनाया वो वाकई
दहलाने वाला है, सहमाने वाला है। आपको ये पूरी खबर भी दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल तस्वीरें चलिए आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं, जहां देखिए सुसाइड के लिए शख्स बिल्डिंग पर चढ़ता है और फिर छलांग लगा देता है, सीधे सेफ्टी नेट में फंस जाते हैं। बता दें कि बिल्डिंग के चारों तरफ जाली लगाई गई ताकि कोई जमीन पर ना गिरे। आप देख सकते हैं शख्स बिल्डिंग के बीचों बीच लगी सेफ्टी नेट में फंसा नजर आ रहा है। ये बिल्डिंग मंत्रालय की है। कर्ज से परेशान शख्स मंत्रालय पहुंचा था, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, तो वो मंत्रालय के सबसे ऊपर मंजिल पर चढ़ गया और फिर वहां से कूद गया। वो तो गनीमत रही कि बिल्डिंग में जाली लगी हुई, जिससे उसकी जान बच गई। फिलहाल पुलिस ने शख्स को हिरासत में ले लिया है, लेकिन ये बात समझना जरूरी है कि किसी भी परेशानी का समाधान जान देना बिल्कुल नहीं है। अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीए देश में लागू हो चुका है, लेकिन इसके विरोध में कई संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की है, जिस पर आज सुनवाई होने वाली है। सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है 237 याचिकाएं। याचिका में धर्म के आधार पर भेदभाव करने का आरोप है। बता दें कि 11 मार्च को केंद्र ने सीएए लागू किया था और उसी के खिलाफ ये तमाम याचिकाएं लगाई गई थी। अब बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर सुनवाई होने वाली है। सीजेआई की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। 237 ऐसी याचिकाएं हैं जो सीएए के खिलाफ लगाई गई हैं सुप्रीम कोर्ट में। हो चुका है नेताओं और पार्टियों के बीच वार पलटवार का जो दौर है वो भी बहुत तेज हो चुका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने भाषण में हिंदू धर्म का जिक्र किया तो बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। बिल्कुल, बीजेपी नेताओं ने कहा है कि हिंदुओं का अपमान करना अब कांग्रेस पार्टी का स्वभाव हो चुका है। क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। राहुल गांधी अपने एक बयान को लेकर विवादों में फंस गए हैं, जिसके बाद उनकी चौतरफा आलोचना हो रही है। राहुल गांधी ने हिंदू धर्म के शक्ति शब्द का जिक्र करते हुए कहा कि वो शक्ति से लड़ रहे हैं। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। क्या आप सोचते हो शिवसेना के लोग, एनसी के लोग ऐसे ही चले गए? नहीं, जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूं उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी की ओर किया है। इस बयान के बाद बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर हो गई। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के बयान को लेकर जोरदार पलटवार किया और कहा कि वो शक्ति की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा देंगे। उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। माताओं बहनों, आपको मैं शक्ति के रूप में पूजा करता हूं। मैं भारत मां का पुजारी हूं। मैं आप शक्ति स्वरूपा सब माता बहन बेटियों का भी पुजारी हूं। इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दूंगा। इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। दरअसल विपक्षी गठबंधन ने मुंबई के शिवाजी पार्क से रविवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान राहुल गांधी ने शक्ति के खिलाफ लड़ने का ऐलान किया। हालांकि राहुल के बयान के बाद पूरी कांग्रेस बैकफुट पर है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल के बयान का गलत मतलब निकाला गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन साउथ को लेकर के काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। पीएम मोदी आज केरल और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे, जहां पर उनका भव्य रोड शो भी होगा। और मिशन 400 पार के लिए बीजेपी का जो टारगेट है फिलहाल वो दक्षिण है, क्योंकि जब तक दक्षिण का दुर्ग भेदने में बीजेपी कामयाब नहीं होगी तब तक 400 पार का जो टारगेट है वो अचीव करना मुश्किल होगा। पीएम मोदी का मिशन साउथ दौरा जारी है। इस कड़ी में पीएम मोदी आज केरल और तमिलनाडु का दौरा करने वाले हैं। पीएम मोदी के तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी आज केरल के पलक्कड़ में रोड शो करेंगे। सुबह 10:30 बजे पलक्कड़ में रोड शो का कार्यक्रम है। पीएम मोदी बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में पथानमथिट्टा जाएंगे। इस क्षेत्र में बीजेपी से अनिल एंटनी को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं दोपहर 1 बजे पीएम मोदी तमिलनाडु के सेलम में बड़ी रैली करेंगे। लोकसभा चुनावों में पीएम मोदी दक्षिण का दुर्ग जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। पीएम मोदी को भी पता है कि वो बिना दक्षिण राज्यों के समर्थन से 400 का आंकड़ा पार नहीं कर सकते हैं। और 7 चरणों में बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होंगे, जिसके लिए सभी सियासी पार्टियों ने कमर कस ली है। सीटों का बंटवारा भी हो रहा है। वहीं एनडीए में जो सीटों का बंटवारा हुआ है उससे चिराग पासवान तो खुश हैं, लेकिन उनके चाचा पशुपति पारस नाराज चल रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कितनी सीटों को लेकर के कहां पर कितनी बात हुई है। पूरा अपडेट इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। जेडीयू को 2019 के मुकाबले 1 सीट कम मिली है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। बीजेपी 17 सीटों पर और जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की पार्टी को 5 सीटें मिली हैं। वहीं मांझी और कुशवाहा को 1-1 सीट दी गई है। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को 1 भी सीट नहीं दी गई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पर, ऐसे सीटों का बंटवारा हमने आपस में कर लिया है। वहीं चिराग पासवान 5 सीटें मिलने से काफी खुश हैं और बिहार में 40 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। गंगा में से काफी पानी अब बह चुका है, परिस्थितियां काफी बदल गई हैं। एक बात वो अक्सर कहते हैं, मैं मानता हूं कि हकीकत भी वही है, व्यक्ति नहीं समय बलवान होता है। और आज समय ने अपनी ताकत दिखाई, समय ने न्याय किया और जस्टिस प्रिवेल किया। 1 भी सीट नहीं मिलने से चिराग पासवान के चाचा नाराज बताए जा रहे हैं। खबर है कि आज 11:30 बजे केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस अपने आवास पर मीडिया को संबोधित करेंगे। चर्चा है कि वो मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने शानदार जीत हासिल की थी। एनडीए ने बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि महागठबंधन के खाते में केवल 1 किशनगंज की सीट थी। कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। और चलिए बात करते हैं दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की, जिन्हें स्थायी जमानत की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, जिसके बाद उन्हें फिर से जेल जाना पड़ा। और वो मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में अंतरिम जमानत पर चल रहे थे। उन्हें पिछले साल 26 मई 2023 को मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दी गई थी, लेकिन अब उनके लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन को बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को राहत देने से इनकार कर दिया और उनकी सभी याचिकाएं खारिज करते हुए तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया, जिसके बाद जमानत पर बाहर आए सत्येंद्र जैन को एक बार फिर तिहाड़ जेल के अंदर जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं कि सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी है। देखिए, मैं तो बार बार कह रही हूँ, इस देश की कचहरियां जो हैं वो बार बार बोल रही हैं कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स के खिलाफ प्राइमा फेसी एविडेंस एस्टैब्लिश हो गई है। इसीलिए तो बार बार हर किसी की बेल रिजेक्ट हो रही है। केवल सत्येंद्र जैन जी की बेल रिजेक्ट नहीं हुई, अभी मनीष सिसोदिया जी की क्यूरेटिव पिटीशन भी डिसमिस हुई है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी बहुत ही लापरवाह नेता हैं। वो अभी भी जांच से भाग रहे हैं, उनको जांच में नहीं जोड़ रहे। उनको फर्क नहीं पड़ रहा कि उनके साथी नेता जो है उनकी बेल बार बार रिजेक्ट हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में सत्येंद्र जैन अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर थे। उन्हें पिछले साल 26 मई 2023 को मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत दी गई थी। इसके बाद बार बार उनकी जमानत की अवधि को बढ़ाया गया। सोमवार को उनकी रेगुलर बेल की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई और फिर उन्हें जेल जाना पड़ा। और भी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि जो नोएडा पुलिस है वो लगातार और सबूत
एल्विश के खिलाफ जुटाने में कोशिश कर रही हैं ताकि इस केस को और भी ज्यादा मजबूत किया जा सके। वैसे एल्विश की जो रातें हैं जेल के अंदर बहुत ही मुश्किलों से गुजर रही हैं। इसके अलावा जो एल्विश की लीगल टीम है आज बेल एप्लीकेशन भी लगा सकती है। और क्या अपडेट्स हैं देखिए रिपोर्ट में। नोएडा की लुक्सर जेल में बंद एल्विश यादव की मुश्किलें अभी कम नहीं होने वाली। पुलिस अब बड़े एक्शन की तैयारी में है। नोएडा पुलिस के मुताबिक सांपों के जहर को नशे के तौर पर सप्लाई करने के मामले में पुलिस पूरी कहानी की तह तक जाएगी। इसके अलावा कहां-कहां रेव पार्टियां हुई, किन-किन रेव पार्टियों में सांपों के जहर की नशे के तौर पर सप्लाई हुई, इसकी पूरी पड़ताल की जाएगी। पुलिस एल्विश को रिमांड पर लेने से पहले अभी और पुख्ता सबूत जुटाने में लगी है। जैसे जैसे पुख्ता सबूत मिलते जाएंगे उसी आधार पर एल्विश की रिमांड ली जाएगी ताकि केस को और मजबूत किया जा सके। वहीं एल्विश के मामले में पुलिस उसके फाइनेंशियल डेटा को भी एनालाइज करेगी ताकि ये पता चल सके कि स्नेक वेनम सप्लाई करने में एल्विश ने कितनी कमाई की है। एल्विश फिलहाल 14 दिन की रिमांड पर है। जेल में एक-एक दिन एल्विश के लिए भारी गुजर रहा है। सूत्रों के मुताबिक जेल में एल्विश की रात करवटें बदलते हुए गुजर रही है। जेल में एल्विश ठीक से सो नहीं पा रहा। जेल में एल्विश को 2 दिनों से परेशान देखा गया। वहीं एल्विश यादव की लीगल टीम आज बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकती है, लेकिन एनडीपीएस की जो धाराएं एल्विश पर लगी है उसमें बेल पाना फिलहाल मुश्किल दिख रहा है। इसके साथ ही एल्विश की एक और मुश्किल बढ़ गई है। गुरुग्राम पुलिस यूट्यूबर सागर ठाकुर के साथ की गई मारपीट मामले में एल्विश की पेशी वारंट लेने की तैयारी में है।